हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है, हम हमारे चैनल पे आय दृष्टि करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस कड़ी में जो राष्ट्रीय परिदृश्य वाला है, इसका हमने 4 लेक्चर ले लिया है और यह 5वां लेक्चर होगा। और इसके बाद भी 1-2 लेक्चर और होंगे, उसमें हम कंप्लीट करेंगे उसको। तो जो आज का टॉपिक है वो वैभव फेलोशिप योजना है, इसके बारे में हम देखेंगे। और आगे चलने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर दूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को शेयर और लाइक जरूर किया करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। आगे बात करते हैं कि वैभव फेलोशिप जो योजना है उसके बारे में। तो वैभव फेलोशिप जो योजना है भारत सरकार के द्वारा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, यानी कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक जिसका शॉर्ट है वैभव, उसका शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था। और यह प्रवासी एवं निजी भारतीय शोधकर्ताओं एवं शिक्षाविदों का एक आभासी सम्मेलन था, जो कि बाहर से आके यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रह रहे हैं और जो यहाँ के निवास करने वाले लोग हैं, उन जो भारतीय शोधकर्ता हैं वहाँ और शिक्षाविद जो हैं, उनका एक आभासी सम्मेलन था। और यह कब हुआ था? तो यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 28 फरवरी 2023 को हुआ था। आप यह बताएंगे कि राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है वह क्यों मनाया जाता है, यह कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे। तो 28 फरवरी को जो है भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप योजना का शुभारंभ किया गया है। और यह जो है इस योजना की शुरुआत केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है, इस वजह से आप ध्यान रखेंगे किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं और सारे तथ्य के बारे में। तो जो स्मरणीय तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं? तो भारत सरकार ने वैभव कार्यक्रम को लागू करने हेतु 15 जून को जो है वैभव फेलोशिप कॉल 2023 की घोषणा की है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसका नोडल एजेंसी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोडल एजेंसी वैभव कार्यक्रम का कौन सा है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। आगे बात कर लेते हैं, यह फेलोशिप जो है भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी जो विद हैं, यानी कि NRI हों या फिर OCI हों या फिर PIO हों, आप इन तीनों का जो है फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो इन लोगों को प्रदान की जाएगी। आगे बात कर लेते हैं इसका जो उद्देश्य है वैभव फेलोशिप का। तो इसका उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान जो परितंत्र हैं, रिसर्च इकोसिस्टम है, उसका सुधार करना है। आगे बात करते हैं जो चयनित वैभव फेलोशिप जो होंगे उसको पहचाने गए जो होंगे उसमें 18 ज्ञान कार्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उसमें जो कौन कौन से एरियाज हैं, तो क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटेशनल विज्ञान, डाटा विज्ञान, फोटोनिक्स, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, एरोस्पेस प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान। ये सब आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इवन आपको साइंस एंड टेक टाइप का कोई टॉपिक आए तो वहाँ के एसए के टॉपिक में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, जो वैभव फेलो होंगे वो सहयोग हेतु एक भारतीय संस्थान की पहचान करेंगे और 1 वर्ष में 2 माह, इस बात का ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो 1 वर्ष में 2 माह और अधिकतम 3 वर्ष तक जो है उस संस्थान से संबंध रख सकते हैं वो। आगे बात करते हैं, जो वैभव फेलो होंगे वह अपने भारतीय समकक्षों के साथ जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में उस संस्थान में अनुसंधान गतिविधियाँ प्रारंभ करने में मदद करेंगे, जिससे वह संबंधित होंगे। तो कितने टाइम के लिए? 1 वर्ष में वो 2 माह रह सकते हैं और अधिकतम 3 वर्ष तक जो है उस संस्थान से जुड़े रह सकते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं माहिर की। तो माहिर जो है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च का फुल फॉर्म है। हो सकता है आपको यहाँ से पूछ लिया जाए। तो जो HI है यहाँ पे वो हाई इम्पैक्ट और रिसर्च से रिलेटेड है। तो मिशन का जो फुल फॉर्म क्या हो जाता है? मिशन ऑन माहिर का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। इस बात का ध्यान देंगे। ये इससे रिलेटेड हम जानकारी देख लेते हैं। तो देश में जो ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित जो है नवीनतम एवं उभरती हुई जो प्रौद्योगिकियां हैं, यानी कि लेटेस्ट और इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी हैं, उस पर आधारित जो है हाई इम्पैक्ट रिसर्च संचालित किए जाने का यह तत्काल जो है चूँकि इसकी आवश्यकता है, तो इसके दृष्टिगत जो है माहिर नामक जो है मिशन को लॉन्च किया गया है। कुछ फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो माहिर है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, तो मिशन इसको जो है इसका राष्ट्रीय मिशन जो है इसका शुभारंभ किया गया है। और माही का जो शुभारंभ किया गया है वह केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो माहिर मिशन है वह किस मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है? तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और इस मिशन को 2023-24 से लेकर 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है, इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। और बात करते हैं कि मिशन जो है इसका
जो संरचना है वह द्विस्तरीय है। तो द्विस्तरीय संरचना में जो है पहली शीर्ष समिति आ जाती है और दूसरा तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति यानी टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी आ जाती है। तो इन दोनों कमेटियों के बारे में आप ध्यान देंगे। आपको थोड़ा सा इसमें याद क्या करना है कि जो शीर्ष समिति होगी, जो एपेक्स कमेटी है, उसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा की जाएगी। और जो दूसरी इसकी संरचना में तकनीकी कार्यक्षेत्र जो समिति है यानी टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी है, उसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा की जाएगी। और इसका जो सेक्रेटरीट होगा वह CPRI बेंगलुरु में होगा। इस बात का ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 की। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण जो है, जिसको हम शॉर्ट में फसाई कहते हैं, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका जो है प्रतिवर्ष इसको जारी करता है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को। और पहला जो इसका संस्करण था वो फसाई ने 2019 में जारी किया था। आप यहाँ से एक डे याद करेंगे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है 7 जून को होता है। इसी दिन इसको जारी किया गया है, इसी वजह से न्यूज़ में भी है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को होता है, इस वजह से न्यूज़ में है, इसको आप याद रखेंगे। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, उनके द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI 2022-23 जो है जारी किया गया है। आप इसको मेंस के लिए भी याद रखेंगे। इस तरीके के जो कुछ पॉइंट्स हैं आप मेंस में यूज कर सकते हैं। तो यह जो है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है 2022-23 इसका 5वां संस्करण है। और इसमें हम शीर्ष जो 5 बड़े राज्य हैं उसको देखेंगे कि जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, उसमें किसका किसका स्थान है। तो बड़े राज्यों में केरल पहले नंबर पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश का रैंक 5वां है, इस बात का आप ध्यान देंगे। बिहार का जो रैंक है वो 19वां है, बिहार का रैंक काफ़ी ख़राब है। इस वजह से आप जो BPSC वाले स्टूडेंट है वो लोग याद कर सकते हैं इसका। उत्तर प्रदेश जो है वो 5वें नंबर पे है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए UPPCS के लिए। आगे बात करते हैं जो शीर्ष 3 छोटे राज्य हैं उनमें कौन कौन से हैं। तो शीर्ष 3 छोटे राज्यों में जो पहला राज्य है वह गोवा है। बड़े राज्यों में हमने देखा कि पहले नंबर पे केरल है और छोटे राज्यों में देखा हमने तो छोटे राज्यों में गोवा पहले नंबर पे है और उत्तर प्रदेश का रैंक बड़े राज्यों में 5वां है। आगे बात कर लेते हैं जो छोटे राज्यों की श्रेणी में कुल 14.5 अंकों के साथ मिजोरम अंतिम स्थान पे है। यानी कि जो छोटे राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है, तो मिजोरम का है, इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे बात कर लेते हैं जो शीर्ष 3 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो स्टेट फूड जो है सेफ्टी इंडेक्स है उसमें जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है, यानी कि वहाँ पे फूड सेफ्टी का जो है काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। दूसरे नंबर पे दिल्ली है, तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ है और लक्षद्वीप जो है वह सबसे अंतिम स्थान पे है स्टेट फूड से जो है सेफ्टी इंडेक्स में जो है, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करी जाए लक्षद्वीप। आगे बात कर लेते हैं निष्पादन ग्रेडिंग जो सूचकांक है 2.0 जो कि 2021-22 में आया है। तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह किया गया है। यह निष्पादन जो ग्रेडिंग सूचकांक है यह किससे रिलेटेड है, तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव किया है और इसका जो उद्देश्य होगा वह निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक यानी कि PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को डिजाइन किया गया है। इसके द्वारा जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह सूचकांक सर्वप्रथम 2019 में बनाया गया था, प्रकाशित किया गया था। और इसमें कई संकेतक जो है चूँकि निरर्थक हो चुके हैं, पहले जितने संकेतक होते थे और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारे काम के अब नहीं रह गए हैं, इस वजह से उसमें जो है चेंज किया गया है और इसका नाम PGI 2.0 के रूप में रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं कुछ इसके फैक्ट के बारे में। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग के बजाय अब ग्रेड प्रदान किया जाएगा PGI 2.0 के माध्यम से। और इसमें कौन कौन से ग्रेड होंगे, तो उच्चतम ग्रेड होगा जिसको दक्ष नाम दिया गया है, जो कि 1000 अंकों में से जो 940 अंक से अधिक पाएंगे जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी उनको दक्ष ग्रेड में रखा जाएगा। न्यूनतम ग्रेड जो है वो आकांक्षी 3 है, 460 अंक तक प्राप्त जो करेंगे कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उनको आकांक्षी 3 में रखा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं जो PGI 2.0 है, किसी भी राज्य जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को उच्चतम ग्रेड दक्ष प्राप्त नहीं हो सका है। और बात करते हैं PGI 2.0 में केवल 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यानी कि पंजाब और चंडीगढ़ को प्रचेष्ट 2 में रखा गया है, जिनका स्कोर 641 और 700 के बीच में है। यहाँ पे हम फैक्ट देख लेते हैं, जैसा कि हमने देखा कि इसमें 10 जो है ग्रेडिंग का तरीका होगा, 10 में से दक्ष में कोई नहीं है जो कि सबसे टॉप है, उत्कर्ष सेकंड नंबर पे, उसमें भी कोई नहीं राज्य है। आगे बात कर लेते हैं जो तीसरा है वो अति उत्तम है, उसमें भी कोई नहीं है, उत्तम में भी कोई नहीं है, प्रचेष्ट 1 जो कि 5वां है ग्रेडिंग उसमें भी कोई नहीं है, यानी कि टॉप के 5 जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें कोई नहीं है। जो 6वां है जिसको प्रचेष्ट 2 नाम दिया गया है उसमें चंडीगढ़ और पंजाब हैं। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी और जो पंजाब है वह एक स्टेट है।
अब बात कर लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो उत्तर प्रदेश जो है, जो इसका 9th ग्रेड है, जिसको आकांक्षी 2 नाम दिया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश का नाम आता है। पूछा जा सकता है कि जो अभी रैंकिंग आई है निष्पादन ग्रेडिंग जो सूचकांक है, उसमें उत्तर प्रदेश किस में है, तो आपको दक्ष में दे दिया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखेंगे दक्ष में कोई नहीं है। जो उत्तर प्रदेश है वह आकांक्षी 2 के अंतर्गत आता है। लास्ट जो है 10वां ग्रेड है वो आकांक्षी 3 है। आकांक्षी 3 में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ये तीनों जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो आते हैं। आप इस बात का ध्यान देंगे। आगे बात कर लेते हैं हम NIRF रैंकिंग की। NIRF इंडिया जो रैंकिंग्स है, यह जैसा कि हमको पता है कि यह शिक्षा के क्षेत्र में रैंकिंग्स प्रदान करता है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF की शुरुआत जो है 29 सितंबर 2015 को की गई थी। और NIRF है वह देश भर में उच्च शिक्षा संस्थान जो है उनको रैंक प्रदान करता है। और इसका जो पहला संस्करण प्रथम संस्करण जारी हुआ था वो अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। शुरुआत 2015 में हुई थी 29 सितंबर को, लेकिन पहला जो संस्करण आया था वो अप्रैल 2016 में NIRF का आया था। इस बात का आप ध्यान देंगे। फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ। तो फैक्ट्स के बारे में अगर हम देखें तो 5 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है उसको जारी किया है, इंडिया रैंकिंग्स 2023। तो उसमें यह जो है इसका 8वां संस्करण है, जो कि 2016 में प्रारंभ हुआ था और 2023 में यह जो है इस टाइम का जो रैंकिंग है वो 8वां संस्करण हो जाएगा। ये इसको 5 कैटेगरीज में विभाजित किया गया है, ओवरऑल में, कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, इनोवेशन में। और इसमें जो है 8 कुल जो विभिन्न सब्जेक्ट डोमेन हैं उसमें संस्थानों को रैंक प्रदान किया गया है। और चूंकि यहाँ पे पिछले संस्करण की तुलना में कुछ विशिष्ट बदलाव किए गए हैं, तो कौन कौन से बदलाव हुए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो 3 बदलाव किए गए हैं NIRF रैंकिंग 2023 में, यानी कि इंडिया रैंकिंग जिसका नाम दिया गया है, तो उसमें पहला है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जो हैं उनको नामक एक नए विषय को शामिल किया गया है। दूसरा जो है नवाचार श्रेणी में रैंकिंग में प्रथम बार जो है जारी की गई है। नवाचार श्रेणी में इसके पहले रैंक जारी नहीं होती थी NIRF के द्वारा। तीसरा जो है वास्तुकला नामक विषय के दायरे को विस्तार किया गया है। तो इस तरीके से ये 3 संशोधन इंडिया रैंकिंग 2023 में किए गए हैं, जो कि NIRF के द्वारा जारी किया जाता है। बात की जाए जो ओवरऑल श्रेणी में लगातार 5वें वर्ष IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो हम थोड़ा सा रैंकिंग को थोड़ा सही तरीके से देख लेते हैं। तो समग्र रैंकिंग यानी कि ओवरऑल में बात करें तो IIT मद्रास पहले नंबर पे है, और जो IISc बेंगलुरु है यानी भारतीय विज्ञान संस्थान वह दूसरे नंबर पे है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का कोई संस्थान। तो उत्तर प्रदेश का जो संस्थान है IIT कानपुर, यह 5वें नंबर पे है ओवरऑल की कैटेगरी में। आगे बात कर लेते हैं इंडिया रैंकिंग 2023 में समग्र श्रेणी में शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश का केवल एक ही संस्थान है, जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया कि IIT कानपुर का जो रैंक है समग्र में वो 5वां स्थान है। आगे बात करते हैं समस्त श्रेणी में बिहार स्थित IIT जो पटना है उसको 66वां रैंक मिला है NIRF रैंकिंग में। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है उसको विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये सारे जो फैक्ट्स हैं आप जरूर याद रखेंगे। भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु कर्नाटक में है, विश्वविद्यालय की श्रेणी में इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और हमने देखा कि ओवरऑल की कैटेगरी में इसको 2nd रैंक मिला है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और पहले रैंक में ओवरऑल में IIT मद्रास है। कॉलेज की श्रेणी की बात की जाए तो कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस जो कि दिल्ली में है उसको प्रथम स्थान मिला है। अनुसंधान यानी कि रिसर्च की बात करी जाए तो IISc बेंगलोर है जो कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर है, उसको अनुसंधान श्रेणी में भी प्रथम स्थान मिला है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भी प्रथम स्थान मिला है। और ओवरऑल में 2nd रैंक मिला है IISc बेंगलोर यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। नवाचार श्रेणी की बात करी जाए तो IIT कानपुर को इसमें शीर्ष स्थान मिला है। ओवरऑल में 5वां रैंक है, हमने इसको देखा है। आगे बात करते हैं अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग विषय की बात करी जाए तो IIT मद्रास को यहाँ पे शीर्ष स्थान मिला है जो कि समग्र में पहला स्थान रखता है। आगे बात करते हैं प्रबंधन विषय में यानी कि मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद को शीर्ष स्थान मिला है। फार्मेसी विषय की बात करी जाए तो फार्मेसी में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान हैदराबाद को पहला स्थान मिला है। आगे बात करते हैं चिकित्सा विषय में। तो चिकित्सा विषय में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो है संस्थान दिल्ली में जो है उसको पहला जो है रैंक मिला है। दंत चिकित्सा की बात की जाए तो दंत चिकित्सा में जो है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज जो कि चेन्नई में है उसको पहला रैंक मिला है। विधि विषय की बात करी जाए तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु में है उसको पहला जो है रैंक मिला है। वास्तुकला एवं नियोजन विषय की बात करी जाए तो IIT रुड़की को वास्तुकला एवं नियोजन में पहला स्थान मिला है NIRF रैंकिंग में। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जो विषय है उसमें जो शीर्ष स्थान किसको मिला है तो भारतीय कृषि अनुसंधान जो कि नई दिल्ली में है उसको पहला स्थान मिला है। तो NIRF रैंकिंग में इस तरीके के जो 8 अलग अलग विषय थे उसमें किसको
स्थान मिला है वो हमने देख लिया, और समग्र में किस किस को कौन कौन सा रैंक मिला है वो हमने देख लिया है। आगे बात करते हैं नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है उसके बारे में। तो नया संसद जो भवन है उसका उद्घाटन हुआ है, क्यों किया गया? क्योंकि हमने औपनिवेशिक युग का जो कॉलोनियल एरा का जो हमारा यह संसद भवन था, और यह एडवर्ड जो है लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा बनाया गया था। उसका नाम जो रखा गया था सेंट्रल विस्टा परिसर जो है कॉम्प्लेक्स है, उसकी परिकल्पना इन्होंने की थी कब? तो 1931 में। पूछा जा सकता है कि जो पुराना हमारा संसद भवन था तो वो किसने बनाया था? तो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था, और इसका सेंट्रल विस्टा परिसर नाम रखा था 1931 में। चूँकि भारत की लोकतांत्रिक भावनाओं का जो प्रतीक है संसद भवन, तो सेंट्रल विस्टा जो इसका है नाम है वो, और यह दिल्ली के केंद्र में आता है। कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है संसद भवन का उद्घाटन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप डेट भी याद कर लेंगे चूँकि ये संसद भवन एक बहुत मेजर टॉपिक हो जाता है। तो 28 मई को जो है नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, और इसी अवसर पर 75 रुपये का सिक्का और स्मारक टिकट भी जारी किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 75 रुपये का जो सिक्का होता है जनरली नॉर्मली तो होता नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि कितने रुपए का सिक्का, 100 रुपया 200 दे सकते हैं, लेकिन 75 रुपये का सिक्का और स्मारक जो है टिकट जारी किया गया था 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान। आगे बात कर लेते हैं, जो स्पीकर की कुर्सी होती है उसके जस्ट बगल में एक सेंगोल स्थापित किया गया है। सेंगोल की बड़ी अच्छी कहानी है, आप यूट्यूब पे डाल के देख सकते हैं या फिर गूगल से भी सेंगोल का थोड़ा बेसिक देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, डिजाइन जो है अहमदाबाद गुजरात में स्थित जो है ये HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो प्राधिकरण लिमिटेड है उसके द्वारा इसका नया जो संसद भवन है तैयार किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो नया संसद भवन है उसका डिजाइन किसने तैयार किया है? तो अहमदाबाद में स्थित है एक HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राधिकरण लिमिटेड, उसके द्वारा तैयार किया गया था। और यह त्रिभुजाकार में जो है नया संसद हमारा बना है, और जो इसके पहले का हमारा संसद भवन रहा है पुराना वाला वो सर्कुलर में है। और सर्कुलर यह जो है कहाँ से लिया गया था इसका जो है तरीका? तो यह 64 योगिनी जो टेम्पल है, यह सर्कुलर नेचर इसका हमारे पार्लियामेंट का जो पुराना वाला है उसका 64 योगिनी टेम्पल से लिया गया था। यूपीएससी में इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जो इस टाइम का है त्रिभुजाकार का वह 4 मंजिला है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, और यह जो है 64,500 वर्ग मीटर में क्षेत्र में विस्तृत है। बात की जाए इसके 3 प्रमुख द्वार की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो जो इसके 3 मुख्य द्वार हैं उनका नाम रखा गया है। तो पहला ज्ञान द्वार है, दूसरा शक्ति द्वार है और तीसरा कर्म द्वार है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं, नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों हेतु 828 सीटों की जो क्षमता की व्यवस्था की गई है, और अतिरिक्त जो राज्यसभा की बात की जाए तो 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। यानी कि जो पहले की हमारी क्षमता है 545 और 245 उसको बढ़ा दिया गया है, इस बात का आप ध्यान देंगे। बात करते हैं, नए संसद भवन में जो है लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वह राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पिकॉक पर आधारित है। लोकसभा का वैसे भी पुराना भी आप जब कलर देखेंगे तो लोकसभा में जो मैट का कलर होता है वह ग्रीन होता है। तो ग्रीन से आप पहचान सकते हैं, अगर सीटिंग चल रही है और कुछ लिखा ना हो तो अगर ग्रीन मैट है तो आप समझ जाएंगे कि वह लोकसभा चल रहा है। तो लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वह राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, जबकि राज्यसभा का आंतरिक जो हिस्सा है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल यानी कि लोटस पर आधारित है। बात करी जाए इसी के साथ, नए जो संसद भवन है उसके प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी स्थित है, इस बात का आप ध्यान देंगे। पूछा जा सकता है कि जो नया हमारा संसद भवन है उसके प्रांगण में कौन सा वृक्ष जो है स्थित है? तो वह बनियान ट्री है यानी कि बरगद का पेड़ है, जो कि राष्ट्रीय वृक्ष भी है हमारा। आगे बात कर लेते हैं और कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की गई है, तो इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो सेंगोल के बारे में थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। तो सेंगोल की जो स्थापना की गई उसके बारे में, तो 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की जो पूर्व संध्या थी उस पर एक पवित्र सेंगोल का निर्माण किया गया था। कब? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 जो है यह पाकिस्तान का जो है स्वतंत्रता दिवस भी होता है, इस बात का भी आप ध्यान देंगे। आगे उसी दिन जो है पवित्र सेंगोल का निर्माण किया गया है, और यह जो सेंगोल है एक तमिल अधिनम यानी कि धार्मिक मठ है, यह तमिल अधिनम उसके द्वारा किया गया था, और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, जो कि यह प्रतीक था कि भारत को जो सत्ता है उसका हस्तांतरण जो है हो रहा है। आगे बात करते हैं, तो यह जो नेहरू को सेंगोल प्राप्त हुआ था उसकी लंबाई 5 फीट थी और इस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। आगे बात कर लेते हैं, जो पंडित नेहरू को सेंगोल प्राप्त हुआ था 14 अगस्त 1947 को, इसे इलाहाबाद संग्रहालय यानी कि जो कि वर्तमान में प्रयागराज इसका नाम है वहाँ पे रखा गया था। और 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे, उनके द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान
जो है लोकसभा जो अध्यक्ष हैं उनके आसन के जस्ट बगल में इस ऐतिहासिक स्वर्ण राजधानी जो कि सेंगोल है उसको उसकी स्थापना की गई थी। कब? 28 मई 2023 को। आप बहुत ध्यान से इसको याद रखेंगे। 28 मई को ही संसद भवन का उद्घाटन हुआ था और उसी टाइम पे सेंगोल को भी अध्यक्ष जो है हमारे लोकसभा स्पीकर जो कि ओम बिरला जी हैं उनके आसन के जस्ट बगल में इसको रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं। वर्ष 1947 के उसी सेंगोल को प्रधानमंत्री के द्वारा नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। जो 1947 में जो सेंगोल जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था उसी को जो है हमने फिर से स्थापित किया है। आगे बात कर लेते हैं। सेंगोल के शीर्ष पर भगवान शिव के पवित्र जो बैल हैं नंदी का नक्काशी किया गया है। और बात की जाए तो जो तमिलनाडु में चोल जो किंग थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेंगोल की प्रथा है वो कहाँ से आई है। तो तमिलनाडु में जो चोल शासक थे, चोलास किंग, उनके शासनकाल के दौरान महायाजकों यानी कि हाई जो प्रीस्ट होते थे उनके माध्यम से सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंप दिया जाता था। इसको जो है सत्ता का हस्तांतरण माना जाता था। तो यह सेंगोल की जो स्वीकृति होती थी उत्तरदायित्व के साथ शासन के अधिकार को भी प्रदर्शित करती थी। इस वजह से यह न्यूज में रहा है सेंगोल। इस बात को आप ध्यान देंगे। आगे बात कर लेते हैं एक अलग स्कीम की जो कि उड़ान 5.2 है। तो उड़ान 5.2 जो है वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा पहली बार देश की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति यानी कि नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी आई थी। पूछा जा सकता है कि जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है केंद्र सरकार की कब आई है, तो वर्ष 2016 में आई है। तो उसके द्वारा सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण घटक रहा है वह उड़ान योजना रहा है। उड़ान का जो फुल फॉर्म हो जाता है उड़े देश का आम नागरिक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी जा सकता है कि उड़ान जो स्कीम है कब आई, तो 2016 में आई है। आगे बात कर लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो है 2017 में पहली उड़ान शिमला से दिल्ली के बीच में प्रारंभ की गई थी। हो सकता है पूछा जाए कि कब जो उड़ान योजना के तहत जो पहले उड़ान रही है वो कहाँ से शुरू हुई है, तो शिमला से दिल्ली के बीच प्रारंभ की गई थी अप्रैल 2017 में। और इसको 4 चरणों में 4 फेजेज में इसको मंजूरी प्रदान करी गई है। उड़ान 1.0, उड़ान 2.0, उड़ान 3.0, उड़ान 4.0। अभी प्रेजेंट टाइम पे उड़ान 5.0 भी स्टार्ट किया गया है। तो उड़ान जो योजना है उसके 4 चरणों की सफलता के बाद जो है उड़ान 5.0 भी का शुरुआत जो है 23 अप्रैल 2023 को शुरू कर दिया गया है। तो अब उड़ान 5.0 है यानी कि 5.0 है, उसमें कौन कौन सी बातें की गई हैं। तो उड़ान 5.0 है उसमें जो बात की गई है कि दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। कि मतलब वो सारे जगह जहाँ पे जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से नहीं पहुँच सकते हैं या फिर एरोप्लेन से नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पे किस तरीके से हम चीज़ों को कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे हवाई माध्यम से, उसकी बात 5.0 में की गई है। तो 24 मई 2023 को नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत की गई है। अब जो 5.0 है उसमें भी कैटेगराइजेशन कर दिया गया 5.1, 5.2। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो उड़ान 5.1 योजना है इसका जो उद्देश्य है देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। और 25 जुलाई 2023 को केंद्रीय नागर विमानन जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उन्होंने खजुराहो के मध्य प्रदेश से जो हेली शिखर सम्मेलन है उसका उद्घाटन भी किया था। पूछा जा सकता है कि हेली शिखर सम्मेलन रिसेंट में कहाँ पे हुआ था, तो यह मध्य प्रदेश में खजुराहो में हुआ था। और यहाँ पे किसने इसकी शुरुआत की थी, तो जो नागर विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने इसका शुरुआत किया था। आगे बात कर लेते हैं। उड़ान 5.2 योजना है और हेली सेवा ऐप भी इसी टाइम पर इन्होंने लॉन्च किया था। आगे बात कर लेते हैं। जो हेली शिखर सम्मेलन है 2023 का 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु जो विमान शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन केंद्रीय नागर विमानन जो मंत्रालय है उनके द्वारा शुरू कर दिया गया और मध्य प्रदेश जो है सरकार के द्वारा और पवन हंस लिमिटेड और फिक्की यानी कि FICCI के द्वारा जो है संयुक्त रूप से किया गया था। पूछा जा सकता है जो हेली शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश में हुआ है उसमें कौन कौन किसने पार्टिसिपेट किया था, तो यह जो है केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से इसका जो है शुरुआत किया गया था। ज्ञातव्य है कि उड़ान जो 5.2 योजना है उसको 2 तरीके की श्रेणियों में विभाजित किया गया। जो पहली श्रेणी है वह श्रेणी 1A है और दूसरी जो श्रेणी है वह श्रेणी 1 है। तो जो श्रेणी 1A है उसमें जो है 9 सीटों से कम जो वाली जगह हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करेंगे वो वाली जगह हैं, और जो श्रेणी 1 है उसमें 20 सीटों से जो कम के हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसको प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो इस तरीके से ऐसे छोटे विमानों के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित जो है करने पर केंद्रित किया गया है। सो आगे के जो हम टॉपिक हैं उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।